वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूं क्योंकि लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। इसके पहले एक बैच था। हर्षिता, आप मेरे ख्याल से आपका 9:30 टाइम था, लेकिन आपने क्लास अटेंड नहीं किया, तो इसको कंटिन्यू करिएगा। और रिकॉर्डिंग भी मैंने उसका अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा। ठीक है ना हर्षिता? आर यू देयर? आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट कर। ओके। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मुझे जितना सेशन दिया गया है, जितना टाइम दिया गया है, कोशिश करेंगे कि उसमें पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर में आपको पूरा करके दे पाऊँ। तो पहले तो मैं टीम अल्मोड़ा का धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने भी मैं अपनी बात कह पाऊँ। हमारा अपना खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर LTTC BSNL, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है हमारे BSNL का। हेडक्वार्टर दिल्ली है, ये गाजियाबाद है ट्रेनिंग का। और उसमें भी हमारे बच्चे लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं। तो उसी में जो भी आपके मतलब की चीज़ है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ पूछना हो तो आप हैंड उठा के पूछिएगा, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है। और आ, किसी को आवाज़ अगर नहीं आ रही है, इफ नॉट अटेबल, तो अपने माइक में क्या होता है कि जो हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम जूम पे जुड़ रहे हो, तो वहाँ पे एक माइक का सिंबल होता है हरीश। उसको क्लिक करके ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो या वो ऑडियो सेलेक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि एक कोई एक था जिन्होंने अभी अटेंड, शायद आगे कंचन आर्या। अब उनको मेरी आवाज़ तभी सुनाई देगी, अदरवाइज सुनाई नहीं देगी। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा बी इंटरेक्टिव, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। हम लोग इंजीनियर हैं। और 99 से मैं डिपार्टमेंट में, पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन था, तो अलग अलग काम किया। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप जो स्टूडेंट हैं वो इस दुनिया में कोई होगा नहीं। ठीक है ना? सब उसके बाद के ही बॉर्न होंगे। तो मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, करीब 26 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। उन एक्सपीरियंस के आधार पर मैं हर कैडर को ट्रेनिंग दिया हुआ है। स्टूडेंट से लेके इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ मैं। तो हमारे पास APT का बैच, ASEAN का, ITU का भी बैच होते हैं। तो मैं जैसा बैच होता है उस हिसाब से बात करने लगता हूँ। आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपके हिसाब से बात करूंगा। और इस सेशन में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आपसे ही मैं बात करूंगा। तो आज का जो सेशन मैंने रखा है, बेसिक से बिल्कुल लाइव टेलीकॉम नेटवर्क जो होता है उसके ऊपर रखा है। उसमें जो जो पॉइंट मुझे समझ में आती है वो मैं आपके पास में रखूंगा। तो लाइव टेलीकॉम नेटवर्क जो हम लोग बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ रिमोट बैठा हूँ। आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो कुछ भी है लिखूंगा वो भी आप देख पाएंगे, जो मैं शेयर करूंगा वो भी देख पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का स्वरूप कितना बदला है आपके सामने है। और आप उस पीढ़ी के लोग हैं जो इस चीज़ का बड़े एडवांस तरीके से फायदा ले रहे हैं। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें नंबर डायल करना भी नहीं आता था। ठीक है। लेकिन हमने उन सारे सफर को तय किया, मुझे मौका मिला उन सफर से लेकर इस सफर तक आने हुए। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सिंपली जर्नी, जो हमारा डिवाइसेज है उनके ऊपर फोकस करेंगे, और रियल टाइम, ये दो सेशन में कंप्लीट कर पाऊंगा। इसके अलावा अगर लाइन तक टाइम मिला तो उसको मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे का कंप्लीट होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तभी आपके स्क्रीन पे मैंने कई पॉइंट लिखे हैं। एक लिखा है टेलीकॉम, NIT, एक ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइसेज, AI डिवाइसेज, मेटावर्स डिवाइसेज एंड क्वांटम डिवाइसेज। ये पूरी जो जर्नी है हमारे कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अनम्यूट करूंगा किसी को। अ, आप में से कोई बाय डिफॉल्ट अनम्यूट हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं नाम लेता हूँ। अखिलेश सिंह, आप ही का नाम सबसे पहले आ रहा है। आप अनम्यूट हो जाइए। सवाल सभी से है, लेकिन आपको अनम्यूट करके आप आंसर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बुक से बताने की जरूरत है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में आपको बताना है जो आप रियल लाइफ में महसूस करते हैं। अखिलेश, आप अनम्यूट हो सकते हैं, या धीरज अनम्यूट हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे इसमें कोई अनम्यूट हो सकता है कोई? हितेश, कंचन, वन वे। हाँ, कंचन आप बोलिए। हेलो। यस। तो मैंने स्क्रीन पे पहला सवाल सभी से है। सभी लोग, जो लोग म्यूट अनम्यूट है, वो रिटर्न में लिख के बताएंगे।
सबसे सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले तो ही आता है कि टेलीकॉम क्या चीज है, और दूसरा क्वेश्चन आता है आईटी क्या चीज है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आज भी है, ऐसा नहीं केवल आपसे, ये सभी लोगों के बीच में आमतौर पर रहता है। अगर मैं पूछूं कि बहुत प्रैक्टिकल मैंने टेलीकॉम में क्या, अगर मैं आपने मुझसे सवाल पूछा, कंचन, अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं क्या काम करता हूँ, किसके लिए काम करता हूँ? बताइए। टेलीकम्युनिकेशन को ही टेलीकॉम बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। हाँ ठीक है। टेली जैसे एक सिंपल सा पहले और समझ लो फिर सभी से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या काम करते हो, तो मैं आपको कहूँगा मैं स्टूडेंट हूँ, तो तुरंत मेरे माइंड में समझ में आ जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, क्या पढ़ते होंगे दूसरा मैटर हो गया। दूसरा, अगर कोई पूछे कि मैं क्रिकेटर हूँ, तो मैं समझ में आ जाएगा कि वो खेल कूद करता होगा, क्रिकेट खेलता होगा। तीसरा, वकील है तो वह वकालत लड़ता होगा। तो जो वही व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछते हो क्या काम करते हो, उसके नाम से समझ में आ जाता है कि मैं किसान हूं तो खेती बाड़ी। अगर मैं वही कहूँ कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो आपको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या काम करवाता हूँ, मेरे से क्या फायदा मिलेगा लोगों को। सर, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है हम्म। ओवर लार्ज डिस्टेंस, आप क्या कहते हैं, चाहे वो रिसीवर वो हो या सेंडर हो, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कराते हैं। आईटी में फिर क्या करते हैं? सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वही तो जानना, वो डिफरेंस जब तक हमें नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे को नहीं बढ़ सकते। हम बातें करते हैं मेटावर्स, हाई फाई, एआई, बहुत सारी चीजें बात करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी आ रहे हैं, मुझे एडवांस टेलीकॉम पढ़ना है, तो मैं तो पहले से ही जानने की कोशिश करता हूँ क्या मुझे टेलीकॉम का आइडिया मालूम है कि व्हाट इज द टेलीकॉम। बहुत ही निर्मल, मुझे कोई किताबी नॉलेज नहीं रखनी, कोई बुक की नॉलेज नहीं रखनी, एक आम भाषा में कि हम टेलीकॉम में क्या काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं, सिंपल सी बात है, टेलीकॉम का मतलब होता है कि मेरा काम है दो लोगों को आपस में नंबर डायल करके बात करवाना। टेलीकॉम का मतलब सिंपल है। अगर कोई के टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही सिंपल अब तक की जो डेफिनेशन थी कि हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, बात करवाते थे, राइट। ठीक है। अब कोई ये पूछे कि आईटी में क्या काम है, कोई कि मैं आईटी में काम करता हूँ, बीएसएनएल एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी है, बैठी आईएसपी। आज बीएसएनएल आईटी भी आईएसपी है ये। तो बीएसएनएल अब क्या काम करवाता है? आज आप इस पीढ़ी में हैं, इस समय हैं, आप उस लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है कि नंबर डायल करना किसे कहते हैं। दिसंबर 2025 के बाद पूरी संभावना है कि नंबर डायलिंग सिस्टम पे ब्रेक लग जाए, क्योंकि अभी मैंने लिंक दिया, सभी लोग जुड़ गए। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग, कोई नंबर डायल नहीं किया गया। जस्ट आई गिव वन लिंक, ऑल आर कनेक्टेड टू मी, और मैं सारा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं देख, क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। सबसे पहली चीज तो ये दूर करो, टेली कम्युनिकेशन का एडवांस वर्जन, बाइनरी वर्जन या न्यू वर्जन ही आईटी है। और आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तब जाके आईटी अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है। हार्डवेयर, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है वो बनाती हैं। सॉफ्टवेयर, आपके कॉलेज में जो प्राइवेट आईटी कंपनियां आती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप कराती हैं, जो सॉफ्टवेयर हमसे मांगते हैं उसका डेवलपमेंट करती हैं। और जो आपका नेटवर्क, बीएसएनएल और रिलायंस और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नेटवर्क, जब तीनों का एक कम्बिनेशन होता है, तब जाके हमारी आईटी कम्युनिकेशन या आईटी का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आईटी इज नथिंग सिंपल, द टेलीकॉम का ही नया स्वरूप है। अब उसको चलाने के लिए पर्टिकुलर छोटे छोटे में अलग अलग तरीके से काम। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सारी चीजें कर, दैट इज द सिंपल इज द आईटी। ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन है। ओके। तो इसके बारे में और आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले सिंपल कि दिमाग में अगर आपका है, टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है, बहुत ही सिंपल मैनर में। ठीक है, उसको चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, एक सेकंड क्वेश्चन है, वो भी हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट इज दैट, धीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अब सवाल, सवाल सभी से है, सभी लोग चैट में आंसर देंगे। मैं अगर आपसे पूछने जा रहा हूं अगले तीन सवालों को, चार सवालों को एक साथ में पूछूंगा, क्योंकि हमने यहां से लेकर यहां तक का सफर पूरा कर लिया। तो सबसे पहले मैं इन चीजों को जानने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपसे पूछता हूँ, फैन, आप पंखा मेरे ख्याल से सभी के घरों में होगा, सभी जानते हैं, घर में फैन यूज करते हैं। आपके घर में पंखा है? धीरज, आपसे बात कर रहा हूँ, फटाफट बोलिए। यस सर, यस सर। बिल्कुल घबराइए नहीं, यस सर। रिलैक्स होकर बात करिए, मैं टीचर नहीं हूँ आपका, ठीक है ना?
मैं इंडस्ट्री में काम करने वाला एक छोटा सा इंजीनियर हूँ, ठीक है। और जो भी आपके सामने मेरी एक्सपीरियंस है उसी से बात करेंगे तुरंत, क्योंकि आपको मेरी जगह आप आएंगे आने वाले फ्यूचर में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में बुक की नॉलेज में डिफरेंस आपको समझना होगा। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आए हैं, क्या क्या चीजें हैं वो बात की बात है, पहले चीजों को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, किस चीज को कैसे किया जाए, ये जानना जरूरी है। तो मेरा जो सवाल है आपसे सिंपल, आपके घर में फैन है तो नो डाउट आप एक नया पंखा खरीदने जा रहे हैं, फैन खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया और कहा कि आपका मेरे दुकान पे स्वागत है, आपको किस तरह का पंखा चाहिए। क्योंकि हम लोग इंडियन है तो एक आदत होती है कितने बजट का चाहिए, ठीक है ना, वो तो रहेगी, वो तो जाएगी नहीं, नंबर वन। दूसरा, आपको क्या पंखा चाहिए। मेरे पास में चार तरह के पंखे हैं, एक फैन है, नॉर्मल फैन है, एक इंटेलिजेंट फैन है, एक स्मार्ट फैन है, और बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन है। लुक वाइज सारे फैन एक जैसे हैं। मेरा पहला सवाल, आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पंखा नॉर्मल है, नॉर्मल फैन के बारे में। यस, बाकी लोग चैट में लिखिए। यस धीरज बताइए, जो आपके घर में कोई पंखा है। अ, यस देखिए बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपसे गलत नॉ- बोलना आपको। यस बोलिए। सर नॉर्मली में वही हमारा ऑर्डिनरी रहेगा जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। हाँ तो क्या होगा उसमें, क्या मतलब कैसे। सर वही उसकी स्पीड स्पीड वाइज, और जो उसमें जो मतलब बेसिक फीचर हमें पहले से हैं। अखिलेश जी, और कोई अनम्यूट हो सकते हैं, बाकी लोग चैट में लिखिए। तुषार, ठीक है। धीरज जी, अभी मैं थोड़ा सा सिंपल बात करूं, नॉर्मल फैन बहुत ही सिंपल है, उसमें हर चीज मैनुअल होगी। ऑन ऑफ करना, स्पीड, रोटेशन, एवरीथिंग इज द मैनुअल। नथिंग इज द, कोई चीज स्मार्ट। कंट्रोल नहीं होगा रिमोट से, एवरीथिंग मैनुअल होगा। आपको स्पीड ऑन ऑफ करना हो, स्पीड घटाना बढ़ाना हो, रोटेशन, एवरीथिंग मैनुअल। अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा। सर इंटेलिजेंट में हमारा वही रहेगा, उसमें स्मार्ट डिवाइस रहेंगी। जैसे आप अगर ऑन ऑफ इंटेलिजेंट हो, अगर हम कर रहे छोड़ हैं। दो, आर यू इंटेलिजेंट। आप सभी यस लोगों सर। में से जो जो इंटेलिजेंट है चैट में लिख दीजिए यस। मेरा क्वेश्चन है, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो। यस है तो पूछूंगा क्यों। यस धीरज बताइए, आर यू इंटेलिजेंट। यस सर। क्यों। मैंने कहा ना अगला सवाल जरूर पूछूंगा। सर सर किसी भी काम को करने के लिए मतलब दिमाग का यूज करते हैं। दिमाग का यूज जो करते भी हैं, काम है ठीक है। उसको करने। और आगे, एक चीज तो आपने सही पकड़ी। आप कैसे पता करोगे कि ये मेरा पंखा इंटेलिजेंट, पहले तो मैं अपने आप को देख लूं। जब मैं अपने आप को अप्लीकेबल कर लूंगा तो डेफिनेटली मशीनों पे भी लगा दूंगा। बहुत ही सिंपल है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हैं, ठीक है ना। पहली चीज आपका सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी, सेकेंड इज द मेमोरी। ये मेमोरी। दोनों चीजें, मैं कोई बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सेंस कर सकते हैं, मेरी बात को याद कर सकते हैं, यू आर इंटेलिजेंट। ये गॉड गिफ्ट होगा कि किसी का सेंसर ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, उस हिसाब से आपके दोस्त पेरेंट आपको इंटेलिजेंस ही डिफाइन करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो होता है, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं तो कहते हो ना नॉनसेंस, हाफ माइंड, होता है ना। ये रियल, दिस इज रियलिटी। सेम चीज अप्लीकेबल इन द मशीन। मशीन के अंदर अगर एक सेंसर और मेमोरी चिप लगा दें तो ये सारी चीजें आप रिमोट से कंट्रोल कर पाओगे। उसका ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, सब कुछ, रोटेशन, यू कंट्रोल बाय द रिमोट। दुनिया में हर चीज वो रिमोट, अगर इंसान ने बनाएगा डेफिनेटली वो रिमोट से बनाएगा और सेंसर और मेमोरी चिप लगा देगा, नो डाउट। तो यू आर इंटेलिजेंट, कम है या ज्यादा है धीरज, ये आपके घर वाले, आपके मित्र दोस्त यार बताएंगे, ठीक है। बट यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब इंटेलिजेंट है। कम ज्यादा होना दैट इज गॉड गिफ्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट। आर यू स्मार्ट, पहले अपने आप की बताओ, आप स्मार्ट हैं, यस या नो। यस सर। बताना पड़ेगा यस क्यों। सर। नो डाउट इंटेलिजेंट हो गए, मैंने यहां लिख दिया यू आर इंटेलिजेंट, राइट। ठीक है, डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई चीज ऐड की गई होगी जिससे आप स्मार्ट कहलाने लगे। अब क्या चीज हो सकती हो, वही चीज हमारे, अगर मैं किसी काम को जो है। वही मैं कहूँ कि देखिए मेरा एक क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, ठीक है। मेरा सिटी स्मार्ट सिटी है, तो पहले तो मुझे खुद पता हो कि स्मार्ट का मतलब क्या है, तब तो मैं बात करूंगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्टफोन, स्मार्ट सब कुछ बोलते हैं। तो पहले स्मार्ट का मतलब टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो आप स्मार्ट हैं या नहीं, आपने कहा यस, क्यों बताइए।
सर कोई भी काम है उसको हम एक इजी तरीके से करने के लिए जो है हार्ड वर्क की जगह हम स्मार्ट वर्क में जाते हैं। तो वो ये उसको जो स्मार्ट है का तो कि मतलब उसके ही, काम को जो मतलब ही तो सामने से आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, एक आप लोग आंसर वैसा मत दीजिए। नो डाउट। देखिए कि हमारे एलटीटीसी में हर तरह के लोग आते हैं, तो नॉर्मली ऑप्टिकल फाइबर एक टॉपिक भी होता है हमारे यहाँ, और अभी लोग आज के डेट में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। हम पूछते हैं राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो पता है स्टूडेंट हो या कोई भी हो क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। लॉजिक है, ये सारी बातें होती हैं उसमें, बट वो ऑप्टिकल फाइबर का एक्यूरेट आंसर नहीं है। एक्यूरेट आंसर एक ही है, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लेकिन हमने सवाल में पूछ दिया 5 ऑप्शन, 5 बताओ, तो बाकी आपने एक आंसर तो बिल्कुल सही बताना, लेकिन 4 पॉइंट क्या लिखे? ठीक है, तो 4 पॉइंट सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। ओके, दैट्स ओके। बट तो मेरा आप सभी से, आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, सब लोग दे रहे हैं, डेफिनेटली वो अपना आंसर ओके है। बट मुझे उस एक्यूरेट आंसर को पकड़ना होगा जो ऑटोमेटिकली सारे सवालों का जवाब मिल जाए। ठीक है, तो आप स्मार्ट हैं या कोई मशीन स्मार्ट है, तो पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा कि मैं क्यों स्मार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। इसमें मैं एक सिंपल सा बात करूं, आप सभी लोग उत्तराखंड में हैं, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं ठहरा बनारसी आदमी। तो 1994 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बहुत कठिन काम था, नॉट इजी। उस समय इंजीनियरिंग बनना बहुत बड़ी बातें होती थी, और मैं यूपी बोर्ड का टॉपर रहा हूँ उस टाइम पे। तो उस समय अगर कोई मुझसे पूछता था, नो डाउट एक एज ए टॉपर उसमें किसी से पूछा जाता था क्या बड़े होके क्या बनोगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर या डॉक्टर। कोई ये नहीं कहता था मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, वो सेकेंडरी होता था। वो कहते थे नॉन मैथमेटिक्स वाला होगा या नॉन बायोलॉजी साइंस वाला होगा। ठीक है, अदरवाइज एक इंजीनियर डॉक्टर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो दैट आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग की वैल्यू क्या होती थी। लेकिन उस हिसाब से कॉलेज नहीं थे। पूरे यूपी में मुश्किल से 2200-2300 लोगों का सिलेक्शन होता था। उस समय के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे सब अलग अलग एडमिशन कराते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आईटी रुड़की बोलती है, आईएसएम धनबाद, आईआईटी, सब अलग अलग एग्जाम कराते थे। और डेफिनेटली मैंने भी सारे एग्जाम दिए और मैंने भी सारे पास किए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की आपके रुड़की में पड़ता है, 90 सीट का, नो डाउट करीब 3.5 से 5 लाख लोगों ने पेपर देते थे उसे, और 90 लोगों का सिलेक्शन होना, ऑल आर इंटेलिजेंट। तो सिलेक्शन हुआ, और मैं काउंसलिंग का जो पहले दिन वहां पे हम जब गए, तो वहां पे हमें क्लासरूम में बैठाया गया। तो क्योंकि उन्हें इस बात का भी जानकारी नहीं होती थी कितने बच्चे आएंगे कितने बच्चे जाएंगे, तो उन्हें एक जगह बैठा देते थे, चलो पहले देख लेते बच्चे कितने आए। तो मैं बैठा हुआ था, मैं क्लास के पिछली सीट पे बैठा, क्योंकि आदत है, बनारसियों की थोड़ी सी आदत होती है, पहली बार वो पीछे ही बैठते हैं। ठीक है, तो मैं पीछे सीट पे बैठा, जब तक फैकल्टी नहीं आई। तो हाँ, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया। मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि मेरे बगल में एक साउथ इंडियन पर्सन थे, मिस्टर डी सतीश बाबू, इसरो में मेरे रूममेट भी रहे, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। ठीक है, तो पहली बार नो डाउट उन्हें हिंदी नहीं उस समय आते, बिल्कुल भी नहीं आते, तो मेरे साइड में बैठे हुए थे। मैंने उनसे सवाल पूछा आप कहाँ से हो, वो बिल्कुल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब जवाब नहीं आया और शक्ल ऐसी बनाई, तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा घोंचू है। ठीक है, सेम मैंने उसी क्लास में ऑब्जर्व किया, हो सकता है आपके साथ भी होता हो। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे, कभी किसी सीट पे जाए कभी किसी सीट पे जाए, सारे सीट पे ज्यादा बात करने की कोशिश करते थे। उनके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? आंसर इज हियर। नो डाउट इंटेलिजेंट के साथ कम्युनिकेशन, ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे ओवर स्मार्ट, नहीं करोगे तो डफर कहलाओगे। ठीक है, तो उसी तरह डिवाइसों में, हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं, अगर इसमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज ऐड कर दी जाए, तो ये हमारी डिवाइसें आपकी स्मार्ट कहलाएंगी। ठीक है ना? 1 मिनट 1 मिनट। ओके, स्मार्ट, मैं स्मार्ट की बात कर रहा था। ठीक है, तो हम सबको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अपने कम्युनिकेशन में पूछ रहा हूं ना, आप सभी को जवाब देना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दोगे, तो मैं कहूंगा ऐसा ही बैच है, वो मेरे अंदर बनारसी वाली आवाज, बड़ा घोंचू बैच है, ज्यादा जवाब दो ओवर स्मार्ट बन रहा है। तो वी बिकम ऑल आर स्मार्ट। अगर मैं कहूं कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, नो डाउट कि मेरे क्लासरूम में लगने वाला हर डिवाइस वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, हमारा पंखा है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, तो वही जो ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, रोटेशन करना, दुनिया के किसी भी कोने से आप कर सकते हो। 5G में कुछ नहीं है। जो 5G टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड तो बाई डिफॉल्ट हो तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। 4G में स्पीड बहुत अच्छा, अगर उसको भी आप सही तरीके से कर दो, तो हमें 5G को उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 5G का जो मेन कॉन्सेप्ट है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, हर चीज को, चाहे रोड का ट्रैफिक हो, आपके घर के डिवाइसेज हो, पंखा, ट्यूबलाइट, हर चीज को इंटरनेट से जोड़ना, इवन आपके रिंग भी है ना, उसको भी इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी है। दैट इज द IoT, वो वेरी बिग थिंग। तो आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ,
इसको वीडियो देखिए इसको, और इसमें मैंने यही दिखाने की 5G में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमको आगे बढ़ेंगे। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा एक जानकारी थी आपके सामने हमने रखा। इसमें इस बात पे आपके सामने रखा कि देखिए, सिंपल डिवाइस हमारे पास सिंपली नॉर्मल फ़ोन भी इसी तरह होते थे। उसके बाद फ़ोन में हमने कुछ फैसिलिटी, वो भी सारे आपको मोबाइल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्मार्ट और यहाँ तक का सफ़र ऑलरेडी हम लोग तय कर चुके हैं। IoT 5G सारे चीज़ें आपके सामने हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ये शायद ऑलरेडी अवेयर है। ठीक है, तो जो हमारा स्मार्ट फ़ोन है, तो सॉरी स्मार्ट फैन, में पंखे के बारे में बात कर रहा था, स्मार्ट फैन है तो डेफिनेटली वो भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा। दुनिया के किसी भी लोकेशन से बैठकर अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली मेन फायदा हुआ यहाँ तक आज के स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से। आपका फ़ोन, आप कहो कि मेरा फ़ोन स्मार्टफोन है, इसका मतलब है कि फ़ोन में हज़ारों फीचर हों, वो तब तक स्मार्ट नहीं कहलाएगा जब तक उस पर आप इंटरनेट की फैसिलिटीज ऐड ना कर दो। स्मार्ट सिटी, शहर के जितने भी रोड ट्रैफिक हैं, जो भी आपका ऑफिसेज हैं, आपका सेल्फ ऑटो, कुछ अभी ड्राइविंग सिस्टम होने लास्ट ईयर टेस्टिंग हुई थी कि ड्राइवरलेस इंडिया के अंदर ऑलरेडी कार है अवेलेबल, बट इंडिया के अंदर कितना कारगर होगा। तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, गडकरी साहब, वो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल उन्होंने एक किया हुआ है, टेस्टिंग करवा रहे हैं।
कि कैसे इन सब के पीछे किसका हाथ है? कम्युनिकेशन का। डिश टेलीकॉम विदाउट उसके संभव नहीं होगा, क्योंकि अगला जो मेरा सेशन होगा उस पर इंफ्रा के ऊपर बात होगी। तो अभी इस पर अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी एआई के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? यस, अगर पंखा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो लेटेस्ट फैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उसमें क्या होगा, उस पे क्या समझ में आता है? यस धीरज, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको स्मार्ट बनना है। यस धीरज, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट नहीं है, अभी म्यूट है। यस यस सर। यस सर, अभी तक जो बोला नो उसमें डाउट सर। confusion है, क्लियर है? ठीक है, अब आप बताइए एआई क्या? एआई का नाम सुना है आपने? ये तो आप लेटेस्ट है आज के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस यस यस, तो इसमें क्या होगा? क्या ऐसी चीज पंखे में क्या ऐसी एडिशनल ऐड हो जाएगी? नो डाउट स्मार्ट टक का तो फीचर होगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या यस चीज सर। नहीं जोड़ोगे जो आपके अभी इस समय करंट डेवलपमेंट में चल रहा है? ये स्मार्ट तक तो हो चुका, सब कुछ हो चुका। हम लोग स्मार्ट अभी बैठे हैं, मैं स्मार्टली आप यहाँ से बैठ के आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे आवाजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, भी स्मार्ट का पार्ट है ऑनलाइन। तो एआई में क्या होगा फीचर? सर उसमें नई टेक्नोलॉजी उसमें विकसित रहेगी कि उसमें क्या है कि जो है जो काम जैसे एज ए ह्यूमन कर रहा है वो एक पंखा करेगा एआई सिस्टम से। पंखा तो पंखा ही करेगा भाई, ह्यूमन का पंखा अपना हवा देगा। कुछ तो ऐसी नहीं सर मैं क्या। बाकी लोग चैट में लिख सकते हैं और बिल्कुल हाथ हैंड उठा के जवाब दे सकते हैं। आप इंटरेक्शन बनाइए वन साइड में, तो पीपीटी मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा, जो मर्जी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं जो सेशन कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूँ, आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप किसी वजह आवाज नहीं सुनाई, सुनिए जितनी मर्जी उतनी सुनिए, कोई मना नहीं है। ठीक है, तो यस कंचन, एआई के बारे में नाम सुना आपने? यस सर, सुना है। तो क्या होगा एआई फैन? क्या हो सकता है एआई फैन? सर यही कुछ नया, या फिर सीरी लगा देंगे, एलेक्सा या सीरी, या फिर लाइट्स वगैरह कुछ जो कंट्रोल कर सके हम। नो डाउट एआई। इसमें आज के अगर मैं एआई के बारे में बात करूं, सीधी सी बात है कि एआई में नो डाउट कि ये सारे फीचर जो भी इनमें होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसमें दो चीजें ऐड हुई हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसमें है ऑटो सेंस, अपने आप से सेंस करे, और उसी सेंस के बाद में सेल्फ लर्निंग, अपने आप से लर्न कर ले। और फिर उसके बाद इन दोनों के बाद में तीसरी चीज हो जाती है अपने आप अप्लीकेबल। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यूट्यूब का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाया और उसके माध्यम से मैंने IoT जो आपका 5G है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। तो यूट्यूब सर्वर के बारे में बात करूँ, आज यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर भी है और वीडियो रिकॉर्डिंग सर्वर भी है। यूट्यूब में बिफोर 2012 से पहले, यूट्यूब ने 2012 से बाद में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया एआई का। तो आज की डेट में जो हमारा यूट्यूब सर्वर है, उसका हार्डवेयर कहो या सॉफ्टवेयर कहो, सारा सारा चीज उसमें एआई इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। आज आप यूट्यूब, आपने एक नया लैपटॉप खरीदा और एक नया जीमेल अकाउंट बनाया और अपने लैपटॉप से यूट्यूब सर्वर को आप ओपन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब को ओपन कर रहे हैं नए लैपटॉप से और नए जीमेल आईडी से। तो यूट्यूब को बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल इस बात को सेंस नहीं कर पाया कि पिछला कोई रिकॉर्ड में नहीं होगा उसके। उसने सेंस किया कि ये नया लैपटॉप है, तो पहली बार जो फर्स्ट पेज यूट्यूब का खुलेगा, जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया होगा वही पेज आपके सामने ओपन होगा। राइट, अब आप में से मान लीजिए धीरज है, इनको किशोर कुमार के गाने पसंद है, मान लीजिए दिशा है, इनको क्रिकेट देखने का शौक है, सबके अलग अलग चॉइस होते हैं। ठीक है, धीरज ने सर्च करना शुरू कर दिया, दर्द भरे गीत जो होते हैं ना वो सुनना शुरू कर दिया। जब सुना उसने, उसका दिमाग में जो यूट्यूब है तुरंत उसको लर्न किया, सेंस किया पहले कि ये हमारे धीरज कुमार, ये जो यूजर है जिसका जीमेल आईडी ये है, इसकी मशीन ये है, वो यूट्यूब सर्वर से यूट्यूब पे जाकर किशोर कुमार के दर्द भरे निगमे सुनता है। ठीक है, और चूंकि ये आई इम्प्लीमेंटेड है, तो और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब का जो सर्वर है वन टाइम लर्नर है, यानी पहली बार ही सेंस करके लर्न कर जाता है। ये प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है कि लर्निंग वन टाइम में करना है, टू टाइम में करना है, या थ्री टाइम इज द मैक्सिमम। ठीक है, तो उसने क्या किया यूट्यूब ने, एक बार में ही सेंस जो भी पहली बार खोलोगे उसके तुरंत लर्न भी कर देता है साथ के साथ। ठीक है, और आपका चूंकि जीमेल अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है,
जीमेल सबसे बड़ा कनेक्टिविटी, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, चाइना को माइनस कर दीजिए तो सबसे बड़ा नेटवर्क अगर जीमेल आईडी का, सबसे ज़्यादा नेटवर्क जीमेल का मिलेगा आपको। आप में सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अदर देन ऑफिशियली जीमेल अकाउंट ही बनाए होंगे, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ा अपने आप में नेटवर्क है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी सब चीज़ एआई बेस्ड है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी जीमेल अकाउंट से, आपने इंस्टाग्राम भी बना रखा है, आप फेसबुक भी बना रखा है, हर तरह का जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है सब पे आप उसी जीमेल आईडी से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम धीरज कुमार अगर यूट्यूब खोलेंगे, लैपटॉप वही है, जीमेल वही है, तो अगली बार वो पेज नहीं खुलेगा, वो पेज खुलेगा जो उसने सेंस किया है, फ्रंट में जो डिफाइंड है। एडवर्टाइजमेंट को माइनस कर दो, सारे सेंसर वाले रिकमेंडेड वीडियो मिलेंगे, वो सारी चीजें उनकी बदल जाती हैं, ठीक है। तो अगर पंखे के बारे में बात करूं, ठीक है, फैन के बारे में बात करूं, मान लो धीरज ने आपने फैन खरीदा और ले आए, पहली बार फैन क्या है आपको तो नहीं जानता, आपको रात को 2 बजे ठंड लगी और आपने पंखे को बंद कर दिया। पंखे ने तुरंत, चूंकि एआई फैन है, तुरंत सेंस किया कि ये जो मेरा यूजर है मिस्टर धीरज, वो 3 बजे 2 बजे रात को पंखे को बंद कर दिया। अगर फैन में मान लो 2 टाइम लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग, 1 टाइम ना हो गया, दूसरी बार लर्निंग में प्रोग्रामिंग में किया है, तो पहली बार में सिर्फ सेंस करके याद करके रख लेगा, करेगा कुछ नहीं वो। अगर 2 टाइम है तो फिर नेक्स्ट दिन अगेन रात को फिर 2 बजे ठंड लगा और धीरज ने पंखे को वो किया, बंद किया, तो मेरा जो पंखा है इस बार सेंस करके लर्न कर लेगा। और तीसरे दिन क्या होगा, प्रोग्रामिंग के ऊपर है, कोई वार्निंग मैसेज है तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली 2 बजे के अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज द एआई, एआई तो वेरी टेक्निकल और बहुत ही स्ट्रांग चीज है। एआई अभी तक हम लोग जितने भी रोबोटिक सिस्टम है उनमें लगा रहे हैं, कुछ चैटिक कॉन्सेप्ट 100% कहीं भी लगाने की परमिशन अभी नहीं दी गई है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया गया तो मशीनें, जैसे हम लोग बैठे ना यहाँ, मशीन हम आप ना बैठेंगे यहाँ पे, मशीनें आपस में बातें करेंगी, ट्रेनिंग लेंगी, हमसे काम करवा रहेंगे। तो कोशिश है कहीं ना कहीं उसका लूप होल खोल के रखना है। तो अभी जितने रोबोटिक सिस्टम है, जहां जहां गवर्नमेंट परमिशन देती जा रही है वहां करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे डिवाइसेज, एआई, एआई इज द आपका बहुत चीज हो गया। आप भी आप ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहें तो और अपना गूगल बाबा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डेफिनेटली आपके फैन के बारे में भी समझ में आ गया। मेटावर्स, द नेक्स्ट लेवल इज द मेटावर्स, नो डाउट। जब आप भविष्य में निकल रहे होंगे तो मेटावर्स भी इम्प्लीमेंट, ये भी आ चुका है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, लीगल पॉइंट ओपिनियन मांगा जा रहा है डेफिनेटली। साइबर फोरेंसिक में एक चीज और बताना चाहूंगा, साइबर फोरेंसिक हमारे पास दिल्ली में सबसे बड़ा लैब है द्वारिका में, वो है दिल्ली पुलिस वालों का है, साइपेड लैब बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ। तो साइबर फॉरेंसिक में एआई जो टूल है सबसे स्ट्रांग तरीके से यूज होता है। कोई अपने मोबाइल फोन को जला भी दे, नष्ट भी कर दे ना, तो एआई टूल की वजह से आपके मोबाइल फोन से सारी चीजें तुरंत रिकवर हो जाता है। अगर आप अपना मोबाइल फोन मुझे 5 मिनट के लिए दे दें तो मैं आज की डेट में तुरंत मैं आपको देख के बता सकता हूँ, मोबाइल फोन सिर्फ मतलब मुझे 5 मिनट ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि आपका माइंड सोचता क्या है, देखता क्या है, क्योंकि बहुत एवरीथिंग इज अवेलेबल है एआई टूल्स में। तो जो साइबर फोरेंसिक है, अगर आपने एक बार कोई साइट खोल ली, क्योंकि सारा लोग जीमेल से जुड़ा, यूट्यूब में कुछ खोल लिया, कोई वीडियो देख ली या कोई एक्टिविटीज कर ली, तो आप वो उस सारे सबसे जुड़े, इंस्टाग्राम से भी जुड़े हैं आप, फेसबुक से भी जुड़े हैं, ट्विटर से भी जुड़े हैं, सब जुड़े हुए हैं क्या आपस में। तो नो डाउट जो चीज़ आप यहाँ सेंस कर रहे हो वो इंस्टाग्राम पे भी शो होगा, आपको इस पे भी शो होगा। तो आप ये कहते हो कि मैंने ये चीज़ नहीं खोली थी, नहीं चीज, तो आप गलत बोल रहे हो। कहीं ना कहीं आपके लॉगिन से उस चीज़ को ओपन किया गया था और आपके सर्वर ने उस चीज़ को लर्न कर लिया है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो यह इज अ वेरी स्ट्रांग टूल है, ठीक है। अब आते हैं मेटावर्स में। तो साइपर लैब में गया तो वहाँ पे ये चीज़ें मुझे ज़्यादा क्लियर हुई थी कि कैसे एआई टूल का साइबर फॉरेंसिक में यूज किया जा रहा है। तो वो आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी का आइडेंटिफाई करके मोबाइल से पता कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा किस लेवल का क्रिमिनल है या क्रिमिनल नहीं है, ठीक है ना। आपका मोबाइल फोन ही आपकी पहचान है आज की डेट में। आपके मोबाइल फोन से बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है कि आप किस तरह के बंदे हैं, आप किस तरह की चीजें सोचते हैं, काम करते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। तो बिल्कुल सावधान रहिए, ठीक है। मेटावर्स, अब मेरा सवाल है कि मेटावर्स के बारे में कितने लोगों ने नाम सुना है, चैट में आंसर बताइए। मेटावर्स है, मेटा तो भैया से या नो, चैट में यस, एनीवन, कोई भी मेटावर्स का जिन्होंने नाम सुना है, दिशा, तुषार आपने सुना है, क्या होता है, कुछ आइडिया है? नहीं सुना है तो आप नो लिखिए, आप लोग नो लिखेंगे अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा आपको नई जानकारी है। सुना है तो यस लिखिए, ठीक है, यस तुषार।
सर वो एक ऐसा डिवाइस है जो हमें वर्चुअली कनेक्ट करता है। हम कुछ भी अगर मतलब एक वीआर हेडसेट जो हम ऑनलाइन मतलब यूज करते हैं आजकल के डेट पे, वो जिससे हम वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं किसी पीपल से, और हम उससे गेम्स भी खेल सकते हैं, वर्चुअल गेम जो हम जो पीसी में ना खेल के हम उसे अपने मतलब वर्चुअली खेल सकते हैं उसे अपने अपने हेडसेट एक लगा के, जो आजकल की डेट में मिलता है। अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर जैसे कि मिल सकता अलाउ होता है दिल्ली एली, यहाँ अभी उत्तराखंड में ऐसे अवेलेबल नहीं हो सकता है शायद। मैंने यहाँ तक का देखा है अपने कजन्स के वहाँ, तो एक वो वीआर हेडसेट टाइप का होता है। ये मेटा डिवाइसेस होते हैं जो वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपका बस पूरे कहानी में एक शब्द है वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, अब होता क्या वो समझो। अगर मैं कहूँ कि मेरा एक क्लासरूम, आप मान लो यहाँ पे ऑफलाइन आते और यहाँ पे एलटी के क्लासरूम में होते, और मेरा क्लासरूम, दो तरह के क्लासरूम यहाँ अवेलेबल हैं, तीन तरह के आज की डेट में। एक तो नॉर्मल क्लासरूम है, एक स्मार्ट क्लासरूम है, एक अब मेटावर्स क्लासरूम हम लोगों ने अभी डेवलप किया है। आई गॉट वीडियो हमारे यहाँ एक चलता है, बीएसएनएल में लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मालूम है आई गॉट वीडियो क्या है। ठीक है, आप भी जाके सर्च कर सकते हैं आई गॉट। एक प्लेटफॉर्म है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है जिसमें वीडियो अपलोड की जाती है। तो नॉर्मल तो क्लासरूम तो सभी जानते हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं। अगर स्मार्ट क्लासरूम होता तो उसमें भी आपको आइडेंटिफिकेशन आज की डेट में बहुत आसान है कि उस क्लासरूम के अंदर जो आपका बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ट्यूबलाइट है, पंखे, दरवाजा, एवरीथिंग कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरेक्टिव टाइप का हो जाएगा, राइट। अगर आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, ठीक है, आप सभी बैठे हैं वहां पे, तो क्या चेंज होगा वो आप देखिए। मेटावर्स क्लासरूम है, वहां पे इस तरह की व्यवस्था होगी कि मैं वहां पे आकर आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा होता, एक ऑफलाइन फैकल्टी आकर आपको वहां पे पढ़ाती। मैं वहां पे आता क्लासरूम में खड़ा होता और सारे बिल्कुल वैसे ही जो सभी के पास जाके क्लास में जैसे पढ़ाया जाता, सारी चीजें मैं उसी तरह से बात कर रहा होता। वहां पे इस तरह की लाइटिंग व्यवस्था होती कि आपको अगर एक चीज नहीं बताते, आप में से कोई मुझे टच ना करे, तो उसको लगेगा ही नहीं कि मेरा कोई वर्चुअल इमेज या मेरा कोई क्लोन टाइप का कोई चीज वहां अवेलेबल है जो क्लास में पढ़ाई करा रहा है, अब चल रहा है। तो इतना स्ट्रांग है मेटावर्स, वर्चुअली मैं आपके सामने प्रेजेंट होकर, आप सभी लोग उत्तराखंड में हो, आपके अल्मोड़ा में है, ठीक है, अभी तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हो स्मार्ट हो गया ये। ठीक है, अगर यही चीज आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब इस चीज को परमिशन मिल जाएगी, तो आपका वहां पे मान लीजिए अल्मोड़ा में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, मेटावर्स कॉन्फ्रेंस रूम बना दिया जाए, तो उस क्लास रूम में आप बैठे होते तो मैं आके आपको पढ़ा रहा होता। मैं बढ़ाता यहीं से, लेकिन मेरा वहां पे लाइटिंग की व्यवस्था, जैसे आपने कहा ना बीआर मशीन, उस तरह की मशीनें होती हैं। आप छोटा सा एक मशीन का एग्जांपल बोल रहे थे, कोई मशीन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आंख पे लगाने वाला गूगल हो या इस तरह से, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है जो वर्चुअली आपको एक्सपीरियंस करा सके। दैट इज द सिंपल, मेटावर्स में वो काम आएगा। ठीक है, तो मैं वहां पे भी लाइटिंग सिस्टम अवेलेबल होता और मैं क्लास में बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा होता, आपके टेबल टेबल जाके पढ़ाता, बस टच नहीं कर पाता मैं आपको, क्योंकि मेरे तो मैं क्या हूँ, लाइटिंग सिस्टम व्यवस्था है। ठीक है, दिस इज द मेटावर्स। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। अपकमिंग टाइम में आप रिमोटली बैठकर, और इंडिया के अंदर भी आप वहां भी बैठे हैं, बहुत सारे शॉपिंग को परमिशन दे दी गई है। कुछ बहुत सारे यहाँ पे दुकानें ऐसी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जहां पर वर्चुअली आप अलमारी खरीद के उस अलमारी को अपने घर का फोटो डालिए, और उस अलमारी को घर के अंदर फोटो में रख के आपको पूरा वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अगर आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आज ही आप अमेजन पे जाके इस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप चेक कर सकते हैं, यू कैन टेस्ट इट, ओके। ठीक है, तो मेटावर्स में अभी परमिशन देने से पहले बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहली समस्या आ रही है, मेरे पास में भी कमेंट के लिए आया हुआ है, एज ए एलटीटीसी को पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि अगर मेटावर्स इम्प्लीमेंट कर दें तो इसमें नुकसान जो होने वाले आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या लीगल पॉइंट हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला तो यही लीगल पॉइंट लिखा है कि अगर मैं वर्चुअली वहां जाकर गाली गलौज कर दूं, कुछ शब्द कह दूं, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि रियली में मैं नहीं किया था। आप तो वहां पे जो लोग बैठे हो तो मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि मिस्टर के एस यादव एक थे, वो वहां पे आए गाली गलौज कर दिए। हो सकता है कि रिमोटली यहाँ बैठकर इस चीज को हैंडल करने वाला कोई और हो, मैं नहीं हो सकता, मेरी जगह कोई और बैठा हो उस चीज को हैंडल कर रहा हो। तो हो सकता है कि उसने मेरे इंटेंशन खराब हो, मेरा पासवर्ड ले ले या बहुत सारी चीजें करके मुझे अपने जगह बैठाकर खुद चीजों को वहां पे जाकर उस चार्ट को करे, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो उस पर रास्ता ढूंढने की, इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर इस तरह की व्यवस्था हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जहाँ करने जा रहे हैं तो किस तरह से कोई चीज इलीगल ना हो,
किसी को कोई परेशानी ना हो। ये अपकमिंग हमारा ये चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अपकमिंग टाइम है और मुझे लगता है अगले दो ऑलरेडी केवल लीगल पॉइंट चल रहा है, बाकी सारे चीज़ें मार्केट में आनी शुरू हो गई है। और इसमें जो आपका 5G और 6G जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इसकी 5G में फिलहाल अभी तक हमने को सिर्फ टेस्टिंग के लिए बोला गया है कि टेस्टिंग में देखते हैं कितना होता है। लेकिन हो सकता है कि हमारा 6G जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस भी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अभी हमने इसका चीज़ किया है, सिर्फ हम लोग को जानकारी दी गई है और अभी पॉइंट पे रिव्यू कर रहे हैं। तो वो भी आएगा, वो भी आप तब तक हो सकता है कि आप ही लोग आ जाएं, आप लोग इस चीज़ों को करें। क्योंकि जब हम आए तो हम कहाँ थे, नॉर्मल फैन पे थे और मैं नौकरी करते करते यहाँ पहुंच गया। ठीक है, आप तो आ ही रहे हो यहाँ पे, एआई तो चल ही रहा है आजकल, जैसे है इम्प्लीमेंटेशन। हो सकता है इसके बाद और कोई लेवल चला जाए, ठीक है। अब इतनी चीजें होने के बाद जो मेरा नेक्स्ट लेवल है क्वांटम डिवाइस है ना, डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। आज की डेट में सारी चीजें हमारी सेमीकंडक्टर बेस है और आज जो है इंटरनेट है, सब कुछ है। सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम इंटरनेट पे आ गए, वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए, तो हर आदमी का जिंदगी मोबाइल फोन पे आ गया। सिक्योरिटी कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ, ईमेल वही व्यक्ति पढ़े वही लिख कर, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और ठीक है, आज हम कितने भी सिक्योरिटी कर लें, कुछ भी कर लें, पासवर्ड ब्रेक करना, तोड़ना, हैकिंग करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम क्वांटम डिवाइस को ला रहे हैं। क्वांटम नॉर्मल सेमीकंडक्टर की तुलना में कई हजार गुना फास्ट स्पीड है। डिवाइसें तो आ गई हैं, लेकिन डिवाइसों को भी परमिशन नहीं की गई। उसकी सिक्योरिटी पे हम पहले ध्यान दे रहे हैं, हम लोग क्यूएड बना रहे हैं, सिक्योरिटी बना रहे हैं, ताकि अगर आने वाले टाइम में अगर मेरी सारी डिवाइसें क्वांटम पे आ जाए तो पल भर में, जैसे अभी आपने एक वीडियो शो कर रहा था, लाइट ऑफ, जो भी बोल रहे थे, दो आप इस तरह के शब्द बोल रहे थे, कैप्चर, आपका शब्द सुने और कैप्चरिंग बिना किसी परेशानी से एक्सेप्ट कर ले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके बारे में जब भविष्य में कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट लेवल पे, आपका जो दूसरा है लाइव नेटवर्क के ऊपर। ये हमारे डिवाइसों का, इसमें अगर आपको किसी तरह से, आप हम कहाँ थे, ये सब टेलीकॉम, मैंने क्यों बोला, दीज ऑल आर रिलेटेड टू टेलीकॉम। और टेलीकॉम कन्वर्ट हुआ आईटी में, और ये सारे चीज को मैनेज कौन कर रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम का ही इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेटा नेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट की लाइन कहते हैं, ठीक है ना। वही चीज है, आप कोई टेलीफोन नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, सच्चाई यही है। क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में है, तो हम इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आज के 10 साल के बाद की जो पीढ़ियां हैं उनसे जब कहोगे ना, क्योंकि हमारे टाइम में जब मैं पढ़ता था, एक स्विच होता था, स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में ही होता था, उसका बाकायदा परीक्षा होती थी, ठीक है। आज उसकी जगह पे कंप्यूटर नेटवर्किंग आ गया है, आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में जुड़े सभी कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके बारे में आते हैं, अगला जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहला टेलीफोन, नो डाउट कि जो फर्स्ट कम्युनिकेशन था, ये आप लोगों ने बचपन में किया होगा कि एक धब्बा लो और छेद करो और हम हाय हेलो बोलें तो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन की जो डेवलपमेंट किया था, ग्राहम बेल ने किया था, ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ग्राहम बेल का जब टेलीफोन आविष्कार हुआ तो उसके सामने ये था कि सबसे पहले एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कम्युनिकेशन कराएगा, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आया मीडिया का। उन्होंने सबसे पहला मीडिया चैलेंज किया, दिस इज द धागा, एक सिंपल आपका नॉर्मल धागे से भी हम आवाज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद इसको उन्होंने ये डिवाइस चेंज किया, एक नई डिवाइस लाए जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया, दिस इज द, अगर मैं आपसे मीडिया के बारे में बात करूं, कम्युनिकेशन मीडिया, हम लोग बात करें, दो लोग अगर आमने सामने खड़े होते हैं तो नो डाउट एयर इज द बेस्ट मीडिया सामने। लेकिन एयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमारी जो दूरी होती है 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में होती है, ठीक है, 30 मीटर टू 50 मीटर के दायरे में होती है। लेकिन अगर यही दूरी आप कापर वायर से यूज करने लगे, दो तरह के कापर वायर हमारे यहाँ यूज होते हैं बीएसएनएल के अंदर, आपको आपके रफ भाषा में एक पतला और एक मोटा, अभी तक यूज है, जब टेलीफोन आया तब से। तो इसी चीज को हम थोड़ा मैकेनिज्म बनाए तो ये मेरी दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रेडियस पर जा सकता है। अगर दो सिंपल डब्बे लो, थोड़ा मैकेनिज्म बनाओ और कापर वायर लगा दो, तो हमारा हाय हेलो सब 5 किलोमीटर दायरे तक जा सकता था। इसीलिए जब से टेलीफोन आया, और आज भी आप देखेंगे हर 5 किलोमीटर रेडियस पर बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेगा। बीएसएनएल क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत से लेकर अब तक जिस मीडिया का उपयोग किया था वो कापर मीडिया था, और कापर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया पहले था, है। हम भले फाइबर पे आ रहे हैं,
लेकिन इसका महत्व कम नहीं हो जाता, हवा का महत्व कम नहीं हो जाता, कॉपर का महत्व कम नहीं हो जाता, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं सभी से कि इनमें से सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? My question is that a lot of media on your screen: air, copper wire, coaxial, EM, microwave, satellite, optical fiber. तो इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा है आपकी नजर में, क्या है? यस, कौन बताएगा? चैट में लिखिए और कुछ भी बता भी सकते हैं। यस कंचन, बेस्ट मीडिया। धीरज, दीक्षा, हर्षिता, विच इज द मीडिया, द बेस्ट मीडिया? इसमें सबसे बेस्ट मीडिया कौन सा होगा? यस, आंसर आया मेरे पास में, ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। ओके, ठीक है। सर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। सैटेलाइट के पक्ष में भी कोई है? एनीवन विच इज फेवर ऑफ द सैटेलाइट? नो डाउट, 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगर सैटेलाइट, क्योंकि अपकमिंग आपने भी सुना होगा बीएसएनएल में स्टारलिंक का परमिशन मिल गया है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आने से बीएसएनएल में भी काफ़ी कुछ चेंज होने वाले हैं। तो पहले तो मैं सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सैटेलाइट को हमने बोला बेस्ट मीडिया है या नहीं, हम कैसे डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे। बेस्ट मीडिया होना, पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नो डाउट उसमें एक आंसर जरूर निकल के आता है कि ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। बट सैटेलाइट के बारे में क्या है वो भी दिखाता हूँ। 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कम्युनिकेशन करा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सैटेलाइट के बाद सबसे पहला ड्रॉबैक होता है नेचुरल इंटरफेरेंस। आपके घर में डिश टीवी होगा, आंधी बारिश तूफान आया, क्या हुआ? डिश टीवी बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो नेचुरल इंटरफेरेंस है नंबर 1 होता है। दूसरा, एक सैटेलाइट, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ रियल फैक्ट होते हैं उसकी बात करता हूँ। रियलिटी में जो है वो जो चीज इंप्लीमेंट, प्रोफेसर अपने तरीके से लिखेगा, एग्जाम में देना आप अपने तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो जमीन पे हम, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नजरिया रखा जाता है, क्या देखा जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सैटेलाइट की बात करें, तो सबसे बड़ा नेचुरल इंटरफेरेंस हो गया। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आप एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है। आज ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो, कितने भी हाई फाई हो जाए, तब भी आपको सैटेलाइट बनाने में कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल लगते ही लगते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो 2-2.5 साल से नीचे तो बनता ही नहीं है। आजकल 1 साल में भी हमारे सैटेलाइट बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है। और सैटेलाइट बनने के बाद आपको इस बात की क्या गारंटी है कि सैटेलाइट सब कुछ सही करने के बाद, पैसा लगाने के बाद, वो सही तरीके से वहां पे जो आपका ऑर्बिटल है वहां पे वो जाकर सेटअप हो जाए। वो भी बहुत बड़ा, क्योंकि चंद्रयान आपको याद होगा लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया। और तीसरी सबसे मजेदार बात, चलो हमने सैटेलाइट पे बना लिया और डिपेंडेंट हो गए, सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो क्या मैं कंचन आपको भेज के ठीक करा सकता हूँ? क्या मैं आपको ऊपर कोई भी आप में से जो है तुषार है, हतेश है, भेज के मैं ठीक करा सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर ही रह जाओगे, डेट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी जो ड्रॉबैक है जिसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम प्रिफर नहीं करते। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी एएलटी सेंटर के अंदर एक इनमारसैट नाम का सैटेलाइट है। इनमारसैट, ये आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है, और ये सन 2016 में ऑलरेडी बीएसएनएल के पास में अवेलेबल है, ये सारे चीजों में काम करता है। ठीक है, और ये इसके अंदर इतनी सुविधाएं हैं। अभी ये हम लोग समुद्र के तट पे, आपके कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी, बट ये बहुत अच्छी बात है। आप, अभी मैं एलटीटीसी से बोल रहा हूँ, इस कैंपस के अंदर ही इनमार सेट है। और आपको याद होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो थे, मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक चीते जो बाघ लाए थे और एमपी में छोड़ने गए थे, तो उनका जो सैटेलाइट है हम लोगों ने ही यहाँ से वो मोबाइल फोन सैटेलाइट वहाँ पे दिया था। उस याद नहीं, एमपी, जो एमपी के जंगल है ना, वहाँ पे छोड़े गए थे, वो आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो जो सैटेलाइट वहीं था, क्योंकि आंधी बारिश तूफान में सारा काम करता। ठीक है, तो अभी जो सैटेलाइट है अवेलेबल तो है, बट ये पब्लिक के लिए भी उतना ओपन नहीं किया गया, जहाँ लिमिटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर है या कुछ कमर्शियली दिया गया, तो कंडीशंस बहुत हैं। बट नो डाउट, अभी आप खबरों में भी सुन रहे होंगे, बहुत जल्दी ही सैटेलाइट सभी को प्रोवाइड किया जाएगा, बीएसएनएल उसको देने वाला है, तो ये अच्छी खबर है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई चीज केवल ऑप्टिकल फाइबर ही नहीं,
सैटेलाइट भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते, वहाँ पे मुझे सैटेलाइट का प्रयोग करना पड़ता है। और हम केवल ऑप्टिकल फाइबर पर डिपेंड भी नहीं रह सकते। अभी आपका एक सेशन मैं और करूंगा 15-20 मिनट का, उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा सैटेलाइट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, कोएक्सियल जब आ गया, सॉरी कॉपर आ गया, तो कॉपर में ही आप एक ज्योमेट्रिकली डिजाइन करके हम लोग ने कोएक्सियल करके जो डिस्टेंस था ये 40 to 60 किलोमीटर तक का मूवमेंट करा हमने। ठीक है। काफी समय तक भी चला। घर में जो केबल टीवी लगा होता है केबल वाला, वो वही केबल की बात है। और उस केबल को अगर सिंपली रफ भाषा में बोलूं, दो टेलीफोन लगा दें तो ये दूरी 40 से 50 किलोमीटर तक मूव हो सकती है। ठीक है। और सबसे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो ईएमएफ, क्योंकि हम लोग लोकल कोई भी वायर से आज की डेट में कनेक्टेड नहीं, सब नियर बाई टावर से कनेक्टेड है। तो टावर से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास में अलग अलग टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसके हिसाब से टावर का ये डिस्टेंस आपका कोई 5 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर। इवन पुराने जो हमारे बड़े डायपोल ऐसे भी माइक्रोवेव अवेलेबल हैं जो दूरी 40 किलोमीटर को भी कवर कर सकती है। ठीक है, अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, जरूरत के हिसाब से सभी का इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज खत्म नहीं होने वाली है। कहाँ पे किस चीज की जरूरत होगी वो समय बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। ठीक है। ओवरऑल पूरी दुनिया का जो मेन नेटवर्क अभी जो डिपेंड कर रहा है सिर्फ दो चीजों पर अभी डिपेंडेंसी है। एक तो आपका ऑप्टिकल फाइबर पे डिपेंडेंसी है, दूसरा हमारा सैटेलाइट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। ये तो रहा सिंपल मीडिया के बारे में। अब नेक्स्ट चीज बात करें। अब एक एक सवाल है, उस सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे, पूछेंगे पहले। ठीक है। बाघा बॉर्डर का नाम आप लोगों में से किन किन लोगों ने सुना है? बाघा बॉर्डर, हु नो अबाउट द बाघा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर का नाम सुना सभी ने? यस। धीरज, आपने बाघा बॉर्डर का नाम सुना? ये CS लोहनी जी कौन है? आर यू देयर? यस। बाघा बॉर्डर का नाम नहीं सुना है, बड़ी हैरानी हो रही है। कुछ लोगों ने सुने तो बड़ी कॉमन सी बात है। अरे इंडिया और भारत पाकिस्तान का बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है और अपनी लाइफ में जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अमृतसर में पड़ता है, पंजाब के अमृतसर में आप जाएंगे। बाघा बेसिकली पंजाब का है और उसके बाघा के इस साइड जो आपका वो है गांव है उसको अटारी बोलते हैं। तो मौका मिले जरूर जाइए, नहीं तो अभी आप यूट्यूब खोलिएगा, बाघा बॉर्डर बीट सेरेमनी जरूर देखिएगा। आपको मौका मिले अपनी लाइफ में जरूर जाए, कुछ काम तो जरूर करने होते हैं। ठीक है। चलिए मैं उसी पे बात करता हूँ। बाघा बॉर्डर पे आप जाएंगे ना, जब 3 बजे से पहले वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रोड है, एक्चुअली बेसिकली रोड मार्ग है, रोड है। तो वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में बसें चलती हैं आने जाने के लिए। तो जब तक वो बस पाकिस्तान से इंडिया जाना हो या इंडिया से पाकिस्तान जाना हो, तो इंडिया और पाकिस्तानी लोग वहाँ, चूंकि जब कभी जाएंगे तो पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो दोनों लोग वहाँ बैठ सकते हैं, मतलब एक इंडियन भी बैठ सकता है और एक पाकिस्तानी बैठ सकता है। राइट? ठीक है ना? तो अगर मैं ये सवाल ये पूछूं, एक सवाल बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, ताकि आपको पूरा नेटवर्क क्लियर हो जाए कि एक इंडियन बैठा है और एक पाकिस्तानी बैठा है। ठीक है। इंडियन दोनों साथ में बैठे हैं, नो डाउट। इंडियन के पास इंडियन मोबाइल फोन होगा, इंडियन टावर का सिग्नल होगा। पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी मोबाइल का टावर होगा और उसका सिग्नल आएगा, दोनों ही वहां पे हैं। तो इंडियन मोबाइल फोन पे इंडियन सिग्नल आया, पाकिस्तान वाले पे पाकिस्तान का सिग्नल आया। इंडिया वाले ने पाकिस्तान वाले को कॉल करे, ठीक है, अपने मोबाइल फोन से कॉल करे। तो मेरा सवाल है कि रास्ता क्या होगा? पाकिस्तान तक हाय हेलो कैसे जाएगा? किस किस रास्ते से, किस किस शहर से होके जाएगा? कभी सोचा है आपने, किसी ने? यस कंचन, कभी आपके दिमाग में बात आई? अनम्यूट हो जाइए कंचन। आपके दिमाग में कभी बात आई, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके पास अपना मोबाइल फोन है, आपके पेरेंट बैठे हैं, वो भी साथ में बैठे, मान लीजिए कि सोफे सेट पे बैठे हैं, एक ही उस पे बैठे हुए, आपने अपने ही मोबाइल फोन से कि अपने फादर को मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो आपका जो हाय हेलो जो वर्ड है आपके पेरेंट के फोन पर कैसे जाएगा, किन रास्ते से होके जाएगा? कभी आइडिया लगाया आपने? यस, कुछ है इसका आइडिया? नो सर। बिल्कुल नहीं है, केवल फोन यूज कर रहा है। जब मैं बता दूंगा ना, फोन यूज करने में घबराना शुरू हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, आप पास के ही, आप में तो बाघा बॉर्डर तो बहुत दूर की बात हो, उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। हम दो लोग बैठे हैं, मेरे पास ही अपना दो फोन है, मैं अपने एक फोन से दूसरे फोन पे कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, इसका रास्ता हमें क्लियर है, यस या नो? ठीक है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें हर चीज में पीछे जाकर
समझने की जरूरत होती है, और तुरंत आगे का सारा नेटवर्क आपका क्लियर हो जाता है। तो आज भी आप लकी हैं, और आप अभी भी अच्छी बात है कि आप अभी अल्मोड़ा में हैं, तो डेफिनेटली अभी वहाँ पे पुराना टेलीफोन एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो आपको देखने का मौका मिलेगा, और हरीश जी आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। तो उससे आप समझने की कोशिश करिए कि उस जमाने से लेके और आज का जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या बेसिक चेंज हुआ है, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, पहले ये सोचिए, उस टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर आपको सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट रूम मिलेगा, जिसको हम लोग स्विच रूम कहते हैं। होता क्या, हम भी बात करेंगे। स्विच रूम में एक रूम होगा, एसी रूम होगा, 2-4 लोग बैठे होंगे, उसमें किसी को बाहरी को अलाउ नहीं होता। एक रूम होगा एमडीएफ, ठीक है। मैं अगेन एक चीज रिपीट करूंगा, चीजें वही रहती हैं, केवल नाम बदलता है, उसका नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे, शर्ट पैंट पहनने लगे, फिर जींस पहनेंगे, है तो इंसान ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम चेंज हो गए। तो व्यवस्थाएं सेम है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से कुछ तामझाम कम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सरलता आ जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले एक एमडीएफ रूम है, अभी बदल के एफडीएफ रूम में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, आपका घर भी है ना, आपका लाइट चली गई, पावर फेलियर हो गया, तो आपने क्या रखा है, इन्वर्टर रखा है, लाइट फेल गया, पूरा लोड फेल होकर आपके बैटरी पर आ गया, लेकिन आप अपने घर में इंतजार कर सकते हैं कि लाइट कब आए, मेंस कब आए। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ 24 घंटे पावर सप्लाई किए वो वेट नहीं कर सकता। वहाँ सीधी सी बात है, मेन सप्लाई आएगी, फेल होगा, एक पूरा का पूरा बैटरी रूम बना होगा, पहले पानी वाले बैटरी रखा जाते थे, अब हमारे पास मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलेगी आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आपका बैटरी पे, लेकिन वहां पे हम इस बात पे इंतजार नहीं कर सकते कि मेंस कब हो, फिर ना जनरेटर रखेंगे, फिर हम जनरेटर चला देंगे। तो इन सब चलाने के लिए एक पावर प्लांट पूरा बनाया जाता है, पावर प्लांट जो इस बात को मैनेज करता है, लाइट जाए तो पूरा बैटरी पे ऑटोमेटिक आए, फिर उसके बाद वो वापस सब जनरेटर पे चला जाए, फिर मेन शायद अपने आप रिटर्न बैक हो जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ बीएसएनएल की बात नहीं कर रहा हूँ, एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे के सारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में सारे के सारे सेम चीजें होंगी। उसके बाद एक रूम होगा ट्रांसमिशन रूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूम। ये भी एक ट्रांसमिशन रूम, लुक लाइक में आप कह सकते हो कि स्विच रूम जैसा ही होता है यहाँ भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूम पे भी आपका होता है। अब कौन सी चीज क्या होती है मैं बात करता हूँ। पहले आपने बहुत सुना होगा, ये सब अभी भी कहीं ना कहीं पुराने लगे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर एक सबसे पहले में लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, ये कहीं ना कहीं पहले लगते थे, ठीक है। ये सब जानना इसलिए जरूरी है, तभी आप नए चीजों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। हम सीधा हाई फाई तो बातें करते हैं, लेकिन कोई चीज कैसे ट्रांसमिट हुई, वो हम लोगों को बहुत मुश्किल से जानकारी मिलती है। जब आप फील्ड में काम करते हैं तब तो पा लेते हैं, इंडस्ट्री में आपको इसीलिए भेजा जाता है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है तो जानो, उसके पीछे भी क्या था, उन चीजों को भी आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो अभी इसमें अगर आप सिंपल टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, तो आपके घर का जो फोन है, ध्यान से सुनिएगा, ये अब मैं जो बताने जा रहा हूँ दिस इज रियल स्ट्रक्चर, ये कोई बुक की नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो वास्तव में फैला हुआ है। आपके घर में एक फोन लगा होगा, आज भी लैंडलाइन अगर है, पुराने वाला, अभी नए की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो घर में एक लॉजिक बॉक्स होता है, और लॉजिक बॉक्स से बाहर दीवारों पर या पिलर, एक पेड़ होगा, वहां पे एक डीपी सा लगा होगा, इससे 5 से 6 घरों में इस तरह की कनेक्शन दे दी जाती है आपको, ठीक है। ये इनकी कैपेसिटी पहले 10 होती थी, आज के हमारे पास 5 का ही होता है, 5 घरों में हम लोग वायर कर देते हैं, राइट, ठीक है। और फिर आपका ये, इनका केबल इकट्ठा होगा। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में डिफरेंस था, बिजली का वायर में क्या होता था, एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट, सारे चीजें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी 2 मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या, तो मैं यहाँ बात कर रहा था बिजली का वायर और आपका जो टेलीफोन का वायर है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है। जो बिजली का वायर होता है उसमें क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट सारे लगा सकते हैं, लेकिन जो टेलीफोन का वायर होता था, जितने कस्टमर होते थे सबके वायर आते थे, वहां पे इकट्ठा होते थे, फिर उनको हम लोग बंडल बनाते थे, और जमीन में हम इसको भेजते थे। रास्ते में आपने कहीं ना कहीं इस तरह का लोहे का बॉक्स भी देखे होंगे, जो पिलर होता था। आसपास के जितने भी डीपी होते थे, 400-500 घरों का जो टेलीफोन इकट्ठा करते थे, यहाँ हम इकट्ठा करके फिर इनको एक बंडल बनाकर एक्सचेंज की तरफ, ये सब कापर वायर है। कापर वायर की मैंने दूरी कितने बताई, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, ठीक है, 5 से 6 किलोमीटर के बीच में बताया था हमने, ठीक है। तो ये आप फिर ये पहुंचेगा कैबिनेट, जो नेक्स्ट होगा 5 किलोमीटर, जहां भी टेलीफोन होगा सारे का इकट्ठा होकर उसी कैबिनेट पे पहुंचेगा। आपका जो ये कैबिनेट है, ये क्या करेगा, आस पास के 5-6 किलोमीटर के घरों के बीच का जितना भी वायर होगा, सारे के सारे, 1 मिनट, ओके,
तो ये जहां पे आसपास के घरों का जो वायर होता है, मैंने पहले बताया कापर वायर जो होता है 5 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये सारे इकट्ठा होकर एक्सचेंज में आएगा। एक्सचेंज में जो पहली एंट्री होती है एमडीएफ, एमडीएफ कुछ नहीं है, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर के घरों का जो टेलीफोन के वायर होते थे वो इकट्ठा होते थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी हैं, उनको ए से बी से बात करनी है, ठीक है। जब ए को मिस्टर बी से बात करनी है तो उस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे पुराने टाइम पे इंसान बैठा करता है। पुरानी मूवी देखोगे ना, दीवार, अभी भी अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ वाली देखो, तो वहां पे पुराने इंसान बैठा करते थे। वो क्या करते थे कि फिर वो यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को बीच में जोड़ देते थे। टेम्पोररी लेवल पर दो लोगों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच इज नथिंग, टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना, जो स्विच कहते हैं ना, स्विच लगा दिया, ये लगा, स्विच का मतलब ही यही होता है, टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना, ठीक है। और पहले इंसानों के द्वारा टेलीफोन ऑपरेटर होते थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो चीजें आई, क्रॉस बार, स्ट्राउजर बार, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे इंजीनियरिंग में एडमिशन के पढ़ाई के समान पूरा सब्जेक्ट होते थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है आज की डेट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया आईपी स्विच में। तो कोई चीज ऐसी नहीं है, लाइन हमारी आज भी उसी तरह की है। अब ये लाइन भले बदल कर ऑप्टिकल फाइबर कर लें, बाकी व्यवस्था आपको वैसे ही मिलेंगी आपकी, ठीक है। दिस इज लोकल कॉल, यानी इसका वायर इसी में था 5 किलोमीटर पे और सेम स्विच था, तो ये कहलाता था लोकल वायर, ठीक है। दिस इज द कनेक्टेड, ठीक है। अगर बंदा उसी शहर में है, आपके अल्मोड़ा में है, लेकिन 5 किलोमीटर रेडियस से निकलकर दूसरे में चला गया, उस केस में क्या होगा, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं, तो क्लीन कर देते हैं। पहले उस स्पीच देख लेते हैं। मैंने जो स्पीच के बारे में बताया था, ये पहले इंसान बैठा करते थे, फिर उसके बाद आपका आपका स्ट्राउजर बार आया, फिर उसके बाद आपका क्रॉस बार आया, क्रॉस बार के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच आए, और आज के जमाने में बिल्कुल ये सब चीजें हट गई। देखो कहाँ पहले बहुत सारे इंसान, फिर मशीनें भी बहुत, कपड़े के मिल के तरफ मशीनें लगा करती थी, ठीक है, सब बदलता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक भी थोड़ा बहुत बड़ा होता था, अब तो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच आ गया जो कंप्लीटली आईपी बेस्ड स्विच है, बहुत ही शानदार, सब कुछ ऑटोमेटिक। और एआई इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो पूरा सी डॉट ने मेक इन इंडिया नया वो बना रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्विच का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शहर में ही हो लेकिन दूसरा हो। एक टेलीफोन है, नो डाउट इसका वायर उसी तरह से आएगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, फाइनली एमडीएफ में पहुंचेगा और ये स्विच रूम में आ गया। यहाँ इस स्विच रूम में मशीनें चूंकि ऑटोमेटिक कर रही है, तो यह इसने पता किया कि अगर मैं मिस्टर ए से मिस्टर बी को बात करना है, लेकिन बी का वायर यहाँ नहीं है, उसी शहर में कहीं और है, तो ये जो स्विच रूम है वो तुरंत आइडेंटिफाई करा, उसने कहा भैया ये तो हमारा नहीं है। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया, जिसे बोलते थे डी टैक्स एक्सचेंज, ठीक है ना। और ये ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया। ऑप्टिकल फाइबर जो ये जोड़ा गया, ये बहुत मतलब नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप घरों में तो अब जोड़ रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर 1986 से ही अवेलेबल है, ये भी बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर 1986 जब सैम पेट्रोडा इंडिया के अंदर आके पूरा इंप्लीमेंट कर, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत करवा दी थी, ठीक है। तो ये फिर आपका ये जो डी टैक्स है, ये जो स्विच है और ये स्विच में बस काम करने का फर्क है। ये स्विच था कौन सा टेलीफोन नंबर है उसको जोड़ता था, नहीं है भेज दो भैया मेन एक्सचेंज। अगर यहाँ इंसान होते तो यही होता ना, वो मशीन वही कर रही है। अब मेन एक्सचेंज आ गया, मेन एक्सचेंज आ गया, तो इसने कहा कौन सा स्विच रूम है, शहर का या शहर का बाहर का, उसने पता किया, अरे हमारे शहर का, वहां भेज दिया। और ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में 100% लगभग आपका फाइबर मिलेगा, बहुत ही रेयर होगा जहाँ नहीं होगा, और फिर उसके जुड़ जाएगा। अब मान लो आप अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से निकल के देहरादून बात करना चाह रहे हो, शहर ही बदल जाए, उस केस में क्या व्यवस्था है। आपको जो मैं अपने सामने दिखा रहा हूँ, दिस रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है, हमारे जमीन में फैले हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी चीज चल रही है, ठीक है। तो अगर शहर ही बदल जाए तो क्या होगा, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जिसको इस सितंबर से अब हमारे जो करंट मिनिस्टर साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इसको अब रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब टेलीफोन ब्रिटेन में आया, सेम टाइम में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी आ गया। और उस समय नो डाउट कि अंग्रेजों ने ही अपने पर्पज के लिए भले बनाया हो, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़े प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया। यानी ग्राहम बेल का जब टेलीफोन आया तो सेम टाइम यू कह सकते हैं। और इन्होंने इंडिया के अंदर एक टेलीग्राफ एक्ट बनाया था सन 1885 में, और उस टेलीग्राफ एक्ट के अंदर इंडिया को उन्होंने 4 भागों में बांटा, NTR, WTR, STR, नॉर्दर्न टेलीकॉम, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न। और जब उन्होंने बताया उस समय हेडक्वार्टर बनाया। अभी जो मैंने मैप बनाया वो आज के नक्शे के हिसाब से है, आज जो हमारा कैप है, नहीं तो पहले यहाँ अफगानिस्तान के कुछ पार्ट थे, पाकिस्तान तो पूरा ही था, अफगानिस्तान और नेपाल के कुछ एरिया भी कवर होते थे। लेकिन अभी जो मैप है आज के करंट किताब से, और उस समय जब उन्होंने बनाया 2 हेडक्वार्टर बनाया था, पहले एक देहरादून बनाया था,
आगरा बनाया था, फिर बाद में उन्होंने दिल्ली भी किया, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अभी भी अगर आज की डेट में बात करें तो आप समझ कह सकते हो कि दो हेडक्वार्टर है, एक प्रशासनिक हेडक्वार्टर और दूसरा आपका जो आपका टेक्निकल हेडक्वार्टर होता है, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ की अब थोड़ी सी कमी हो गई है, तो चीज़ें बदलती भी हैं। बट जब बना था तो दो हेडक्वार्टर था, एक देहरादून रखा गया था और दूसरा हमारा आपका दिल्ली रखा गया था। तो अगर किसी को अपने जोन से, इस टेलीकॉम रीजन से बाहर जाना हो तो हेडक्वार्टर के माध्यम से वो बाहर जाएगा। ये हमारा प्लानिंग उस समय की थी। तो अगर कोई बंदा आपका कॉल कर रहा है और टेली अपने जोन से बाहर जाने की बात कर, उस केस में क्या होगा वो देखिए। यहाँ का बीच का मैंने हटा दिया, मिस्टर ए है और मिस्टर बी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए अल्मोड़ा में है और मिस्टर बी देहरादून में है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, मैं वो बात करना चाहता हूँ। उस केस में क्या होगा आपका, नो डाउट यहाँ तक तो आएगा। लोकल स्विच मेरा नहीं है, ये काम इतना फास्ट होता है, ऑटोमेटिक है, हमें पता ही नहीं चलता। फिर ये लोकल ट्रांसमिशन जो भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन है उससे जुड़ेगा। उसके बाद हमारा शहर का मेन एक्सचेंज डीटेक, जैसे अल्मोड़ा में मेन एक्सचेंज है, सेम मेन एक्सचेंज आपका देहरादून में भी होगा। ये हमारी व्यवस्था होगी। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर को जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, आज की डेट में कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर मेंटेन करता है, ये करता है एनटीआर के द्वारा, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन। और इसमें जो गवर्नमेंट ने अभी ये पॉलिसी पहले भी थी और अभी भी है, बीच में थोड़ा सा चेंज हो गया था, उन्होंने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस लाइन में केवल होल्ड गवर्नमेंट का रखा जाएगा किसी भी हाल में। प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व तो की जाएंगी, लेकिन उनको छूट नहीं मिलेगी उस हद तक जिस हद तक जैसे अभी तक दी गई थी। अभी सभी ऑलमोस्ट सभी के पास फोन आ चुके हैं, मान लिया गया है, ठीक है। 86% टेली डेंसिटी जा चुकी है, दैट मीन्स की वेरी बिग अचीवमेंट है ये, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट अभी आप कह सकते हो कि बीएसएनएल मेन मेंटेन करेगा, ठीक है। और उस शहर के डीटैक्स में जाएगा देहरादून का, वहां भी लोकल व्यवस्था सेम होगी, लोकल ट्रांसमिशन, दे विल बी कनेक्टेड, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था हो गई आपका, एक शहर से दूसरा सेम रीजन है तो ये, अगर आपका रीजन ही चेंज हो जाए तो भी उसका अलग व्यवस्था है। फिर वो जो डी टैक्स है इनडायरेक्टली यहाँ पे दिल्ली या देहरादून चला जाएगा, और सेम WTR में भी जाएगा, वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो नेटवर्क है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन, हाय हेलो, अगर आपसे मैंने पूछा कि दो पड़ोसी बैठे हैं, आप अपने टेबल पे ही बैठे हो, तो नो डाउट अगर बीएसएनएल का ही है तो बीएसएनएल के टावर से सिग्नल होते हुए, मोबाइल और लैंडलाइन में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। शुरुआती अगर हम बात करें तो मोबाइल लैंडलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आ जाइए, देखिए एक चीज दिखाता हूँ आपको समझने के लिए, आपको बहुत आसानी से। शुरुआत में हम लोगों ने ऐसे ही किया था, बाद में मोबाइल को फिर अलग से महत्व देना शुरू किया। आपका ये फोन था, अगर पहले मैं आपकी भाषा में समझाऊं फिर इसको टेक्निकली आप अच्छे से समझेंगे, जो आपको समय जब मिलेगा इंडस्ट्री में अगर बताया जाएगा तो भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप ये समझिए कि सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी हमारे पास में। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि कोई कस्टमर टेलीफोन मांगने आ रहा था, तो भैया ये जितने वायर डालो उतनी तो टेलीफोन देंगे। रिजल्ट क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट हुआ। तो लोग कहते थे यार बीएसएनएल में बहुत टाइम लगता है, 6 महीने साल भर, फिर जब तक केबल पड़ेगा नहीं आएगा नहीं, दैट इज वेरी। तो फिर नई टेक्नोलॉजी आई, गवर्नमेंट ने कहा कुछ नया करो भाई, कुछ चेंज करो कि हमें ये वायर डालने के झंझट से मुक्ति मिल जाए, जगह गड्ढा खोदना, आदमी, मैन पावर। तो एक नई टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल टेक्नोलॉजी। और मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने टावर लगाए, और एक टावर से हम 1024 कस्टमर को जोड़ सकते हैं, और एक टावर फिर ऑप्टिकल फाइबर से। आज एमडीएफ का नाम अगर मोबाइल की भाषा में बोले तो बीएससी कर दिया गया। बीएससी जितने टावर होते हैं उनको इकट्ठा कर लेता है, उनका भी एक लोकल स्विच जिसे एमएससी बोल दिया गया, नहीं है तो उन्हें भी शहर का एक जीएमएससी या डीटेक्स, बाई डिफॉल्ट डीटेक्स में जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट शुरुआती में तो बिल्कुल यही व्यवस्था थी। फिर उसके बाद मोबाइल को आपको कहते हैं प्रोजेक्ट पायलट की तरह से नया डेवलप किया गया, ठीक है। वो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा प्रोजेक्ट पायलट, आप समझिए कि इस तरह से हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है। तो ये हमारा अगर मोबाइल फोन आप अगर टावर से हैं, वायरलेस आप कहीं नहीं मिलेंगे, वायरलेस अपने मोबाइल से टावर तक ही है। वायरलेस का मतलब नियर बाई टावर, बाकी टावर से आगे की जो व्यवस्था है, हो सकता है कि टावर से बीएससी तक का लोकल कनेक्शन स्विच तक जाने तक का अगर कोई केबल व्यवस्था नहीं है तो वायरलेस जोड़ सकते हैं, बट फाइनली जो फर्दर जो कम्युनिकेशन है सब ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा आपको। और पूरा ये जुड़ता हुआ यहाँ से लाइन भी जाएंगे तो डीटैक्स इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होगा, डिफाइन करेगा। और डीटैक्स के अंदर ही हमने जीएमएससी भी जोड़ दिया था हम लोगों ने, तो मोबाइल से मोबाइल भी जा सकते हैं दूसरे साइड में। तो ये व्यवस्था है, कोई चीज़ भी और जो कुछ भी जाएगा यहीं से होके जाएगा। आज आप बहुत अच्छे टाइम में हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है।
आज अब इतने अच्छे समय में है, आपका अगर टाइम पास नहीं होता, आपने मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल पे कम्युनिकेशन, बिना व्हाट्सअप कर रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, बागपत बड़ौत एक ऐसी जगह है, उस टाइम पे हुआ करती थी, आज के टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उस टाइम को शाम को 5 बजे के बाद इंसान नज़र नहीं आते थे, तो वहाँ दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक, जिन्हें डिपार्टमेंट में कुछ उनके साथ अनहोनी हो गई है या उनको पनिशमेंट दिया जा रहा हो, उनको वहाँ पोस्ट कर दिया जाए। दूसरे, हम लोग तो नए थे, नौकरी कहीं मिल जाए कहीं लगा दो यार, ठीक है ना, उत्तराखंड में भी कहीं लगा दो। अभी जो पुराने हो जाते हैं वो जगह ढूंढते हैं, लेकिन जो नया होता, कहीं लगा दो नौकरी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, धारचूला लगा दो। आप क्या, उत्तराखंड में एक धारचूला जगह है, जल्दी कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लाइफ के खतरा रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज ऐसे। तो बागपत भी हमारा इस तरह का, ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ों में, ऐसा हमारे एरिया में भी है। बागपत में भी सेम व्यवस्था, शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते। तो हम 5 कुंवारे थे, नए नए आए थे, भैया इनको तो आके पोस्ट कर दो, वहां पे पोस्टिंग हो गई। अब शाम को तो इंसान नजर आते नहीं थे, उस समय ना इंटरनेट था, ना ही फ्राइडे को कोई मूवी लगती थी, ऐसा दिन था वो। तो भैया हमारा टाप, और ऊपर से हमें दो दो गाड़ियां मिली हुई थी, ऑफिस मिला हुआ था, मतलब वो जमाना गोल्डन पिक, जब मैं ज्वाइन किया दैट इज गोल्डन इरा बोलते थे उस टाइम पे। कुछ भी करो, बीएसएनएल इज द बेस्ट दैट टाइम, सुपर, ठीक है। जिसके पास दो दो गाड़ी हो, ऑफिस हो, सब कुछ का इंचार्ज हो, बहुत सारे पुलिस वाले सारे लेके सब आगे, डीएम तक भी खुद आते थे, वो दिन भी हमने देखा है, ठीक है। तो उस दिन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर रात को हम लोग सोते थे स्विच रूम में, मैं सोता था स्विच रूम में, टाइम पास नहीं होता था, क्योंकि एक रूम था जहाँ एसी होता था, शादी उदी हुई नहीं थी। तो एक रात को मेरा दिमाग घूम गया, मेरे दिमाग में आया कि जितने लोग बात करते हैं ना, इस स्विच रूम से ही तो बात करते हैं। मैंने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया और मेरे 2.5 साल की जिंदगी वहां पे बहुत अच्छे से निकल गई, समझ गए। ये चीज आसान नहीं थी, बट इंजीनियर इज इंजीनियर, इंजीनियर के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप जो बातें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सिक्योर हूँ, भैया इंसान की बनाया हो, कितना भी इंक्रिप्शन कर लो, डिक्रिप्शन कर लो, रास्ते में हम मौजूद हैं, ये बात दिमाग में रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे, राइट। तोड़ना, चोरी करना, न करना, वो किसी इंटेंशन दे विल डू इट, वो कर सकता है, इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है कि हम ऐसे। सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, अगर मैं भारत और पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है, मैंने पूछा था, नो डाउट कि अगर जो आपका वो है पाकिस्तान पे है, तो उसका एक इंडियन बैठा है और एक पाकिस्तानी बैठा है, ठीक है। तो नो डाउट कि सिग्नल बाय डिफॉल्ट मेरे पे इंडियन टावर का आएगा, तो वहां से मेरा जब निकलेगा, तो इंडियन टावर से फिर लोकल जो भी यहाँ स्विच रूम है वहां पे जाएगा, दैट इज अटारी लोकेशन। फिर वहाँ जो पूरे शहर अमृतसर, उसका मेन एक्सचेंज था अमृतसर, अमृतसर का डिटेक्स वाला जो स्विच था, उसने पहचान किया ये जो कॉल की जा रही है, ये तो इंडिया से बाहर है। तो फिर वो कहाँ भेजेगा, मेन जो आपका मेन डिटेक्स है, देहरादून या जो भी आपका ये एनटीआर पोर्शन है ना, दिल्ली, दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली चला गया, दिल्ली ने आइडेंटिफाई इंडिया से बाहर जाना। जब इंडिया से बाहर कॉल जाती है, तो ऐसा नहीं कहीं से भी आंख मूंद के चली जाती है, उसकी एक लोकेशन बाय डिफॉल्ट, पहली लोकेशन फिक्स है, पहली लोकेशन बाय डिफॉल्ट मुंबई। आज की डेट में बहुत सारे हमने गेटवे बना दिया, इंडिया से बाहर जाने वाला जो गेटवे है, वो बाय डिफॉल्ट पहले शुरू से लेकर अब तक, अभी भी मेन डिफॉल्ट कह सकते हो मुंबई। और समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है कराची तक। और भारत पाकिस्तान का रिलेशन तो मालूम है, जब दोनों का रिलेशन अच्छा हो तो खीर बिरयानी खाओ, नहीं तो हमेशा बंद, वहां पे हम जैसे लोग ही पोस्ट होते हैं। तो हम लोग उस लाइन को बंद करके रखते हैं, क्यों ले पंगा ले भैया, रखो। लेकिन जब हमारी लाइनें बंद होती हैं, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल होगा। हमारा जो पाथ है यहाँ से निकलकर, हमारा पाथ है ईस्ट की तरफ से मूव करता है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट पासवर्ड बता रहा हूँ, डिफॉल्ट का मतलब होता है जो जिसका कोई चीज डिफाइन ना हो, एक रास्ता रूटीन डिफाइंड हो। बाकी जब दो देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, दो देशों के बीच में समझौता हो जाता है, फिर हम डायरेक्ट रूट का अलग, इंटरनेशनल उसका रूलिंग है वो अलग करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ मान लेता हूँ कोई रूलिंग नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो गेटवे डिफाइंड है वो करते हैं। तो अगर हमारा ये रास्ता बंद है, तो बाया चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए, समुद्र में सारा केबल होते हुए यूएस में एंट्री करेगा। यूएस के अंदर की जो व्यवस्था होगी जो भी है, फिर एंट्री करते हुए समुद्र में लंदन होते हुए, घूमते फिरते आपका अरब में जाएगा, पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान के अंदर बाघा बॉर्डर, फिर यानी हाय सब जो बोला पूरी दुनिया घूम के आता था। पुराने जमाने में लोग कहते थे भैया अमेरिका की कार तो सस्ती है, अब पाकिस्तान की महंगी क्यों है, उसका रीजन भी आज आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द पाथ। और ये काम इतने सेकेंडों में होता है, दैट इज वेरी सुपर, मतलब पता ही नहीं चलता। और आपके समुद्र में जो भी आपका एक वो है केबल लेइंग है, उसका एक वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ।
ये ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में मैं अभी डिस्कस किया और आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल नेटवर्क आपका कितना इम्पोर्टेंट है और अभी भी है। अब सीधे ऑप्टिकल फाइबर हम घरों तक भी हम लोग बिछाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ जो समुद्र में केबल पड़ी हुई है, इसके बाद हम नए नेटवर्क के बारे में जा सकते हैं। तो एक वीडियो में आपके सामने शो कर रहा हूँ, उसको देखिए आराम से। और ये दिस इज रियल, ये वो नेटवर्क है दैट इज द रियल, उसको ध्यान से देखिए। ये अंडर सी केबल्स हैं समुद्र के बारे में, जिसे अब वो लाइन हमारी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई इंटरनेट की लाइन में। तो पूरे समुद्र की लड़ाई क्यों है, आप एक कह सकते हो कि हमारा जो पूरा डाटा है जितना जमीन पे नहीं है उतना समुद्र। और ये आज से नहीं है, जब पहली बार टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, सैटेलाइट था या नहीं था वो अलग की बात है, हमारी शुरू से कम्युनिकेशन व्यवस्था सी में ही रही है। पहले केबल और होते थे, आज का जो केबल है उसे हम लोग टैट 8 बोलते हैं। आज का जो केबल है उसे हम लोग टैट 8 बोलते हैं, राइट ना। दिस इज अ टैट 8 ऑप्टिकल फाइबर केबल है, दिस इज टैट 8, इसी का वर्जन चल रहा है टैट 8, राइट से ना। आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि पूरे समुद्र में केबल है, अलग अलग कंट्री के जगह जगह उनके बनाए गए। इंडिया में बहुत सारे हैं, चेन्नई में भी मिलेगा, कोलकाता में मिलेगा, भुवनेश्वर में भी है, सारे हैं, ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट कहीं भी जा रहे हैं तो इन पोर्ट पे जाना पड़ेगा, अगर एक रास्ता खाली नहीं है तो फिर दूसरे रास्ते जाएगा। ये तो हमारा लाइव नेटवर्क था जो अब तक हमारा ट्रेडिशनल से लेकर अब तक आया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेटा नेटवर्क, नया नेटवर्क। आप लोग का ट्रेनिंग कितने टाइम पीरियड का है हरीश जी? सर एक सेशन और करवा देंगे किसी दिन, तो मैं नेटवर्क, डेटा नेटवर्क के बारे में, राउटर वूटर के बारे में भी इनको क्वेश्चन करा ठीक है सर। जी सर। ज़्यादा लंबा, क्योंकि मेरा अगला बैच भी आ गया है क्लास के लिए, जी सर। ठीक है ठीक ना। है। ठीक है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, दिखा ठीक दीजिए। है। कोई सवाल जवाब पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखिए समुद्र में पूरा बड़ा केबल है, तो अब आपके दिमाग से निकल गया ये जो ट्रांसमिट 99% डेटा ये पहले का था, आज ये हमारा काफ़ी कुछ सैटेलाइट पे शिफ्ट हो गया है। तो हमारा जो पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है अब 96% रिड्यूस हो गया है ऑप्टिकल फाइबर पे। बाकी 3% जो केबल है हमारे सैटेलाइट पे ट्रांसमिट हो गए हैं, और 1% मेरे और रिसोर्सेज हैं लोकल लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे, उस पर हमारे चल रहे हैं। ये इंडिया के अंदर है जो पूरा हमारी जो केबल्स आ रही हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, राइट, ठीक है। तो ये केबल है, बट दिस इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि मैं पिछले 1-1.5 घंटे से जो कुछ भी आपके सामने रखने की कोशिश किया है तो कोई बहुत आसान रहा होगा। और किसी को कुछ कहना हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये करीब इतना ही टाइम मुझे और चाहिए अगले नया नेटवर्क के लिए। ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था, उस पर मैंने फोकस किया, ठीक है। तो नया नेटवर्क के लिए भी आपको अगर पसंद आए तो आप आ जाइए, फिर हम आप लोगों को दोबारा से किसी एक दिन ना मौका निकालिए, हम आपको सामने इसको प्रेजेंट कर देंगे। तो मैं आगे के सेशन के लिए हरीश जी को कहता हूँ। हरीश जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने अपना रिसेस टाइम निकाला, आपके पास काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो सभी स्टूडेंट भी यदि कुछ कहना चाहें तो ब्रीफ में, यदि कोई उनका अपना सुझाव हो कुछ हो तो। बाकी सर आपसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा सर, नेक्स्ट डाटा नेटवर्क पे कभी टाइम लूंगा सर आपसे। ठीक है, डेटा नेटवर्क के लिए एक बार, क्योंकि मेरा मुझे लग रहा है कि मैंने अभी आधा काम किया है, आधा काम रह गया है, जी सर। ठीक है। तो आधा ठीक। काम और पूरा कर लेंगे। राउटर वूटर जो है उसमें भी अपने लेवल पर इनको एक्सचेंज विजिट करा दिया। हाँ कुछ लोग कर रहे हैं सर, हाँ, और बाकी कुछ लोग अभी नए नए ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ तो हाँ ठीक है, तो उनको विजिट करा दीजिएगा, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टू ठीक ऑल है ऑफ, थैंक यू अगेन, सी यू ऑल ऑफ टुमारो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर।